हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, वो क्या है कि आपकी यूपीएससी आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा की डेट जारी हो चुकी है। आपकी यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जो आपको डाउनलोड कर लेने चाहिए और आपको उसमें दिए गए निर्देशों को पढ़ना चाहिए। अधिकांश बच्चे उन निर्देशों को नहीं पढ़ते जो यूपीएससी जारी करती है, और फिर बिना पढ़े ही वो एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं। फिर उनको वहां पर दिक्कत होती है और उनका एक अटेम्प्ट खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी की कौन से दिशा निर्देश हैं, हमको कौन से दिशा निर्देश पालन करने हैं, हमको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे पास करीब 10 से 12 दिन है, लगभग 10-11 दिन बचे हुए हमारे पास। और इन 10-11 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारी इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम रुके ही नहीं, 100% पास हो। तो दोस्तों, हम आपके लिए बता रहे हैं कि रामबाण इलाज आपके लिए, आपकी परीक्षा को पास करने के लिए वो ये है कि नंदिनी आईएएस के माध्यम से जितने भी आपको यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट के पेपर कराए गए, आप उनको कम से कम 4 से 5 बार देख करके ही जाएं। और इसके साथ साथ आपके जीएस के लिए जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, जितने भी मटेरियल आपको दिया गया है, उन मटेरियल को कम से कम 4 से 5 बार देखकर ही जाएं, आपका जीएस भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, बात अब यह है कि कुछ लोग इसमें असमंजस में पड़े हुए थे कि आपका यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। लोगों ने कमेंट भी बहुत किए थे, लेकिन आखिरकार आपकी यूपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। तो कुछ लोगों की पढ़ाई भी खराब हुई होगी इस दौरान, कि उस समय आपका ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाक के मध्य युद्ध चल रहा था। तो उसको अब वही रोक करके अब आप लोग अपने जो बचे हुए दिन हैं, अब उनमें पढ़ाई का ध्यान लगा करके, पढ़ाई को तेज कर करके आप अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, जिससे आपका इस बार एग्जाम पास हो। तो दोस्तों, इस बार यूपीएससी ने कौन से दिशा निर्देश दिए हैं जिनको आपको फाइनल आपको यूज करना है, जिनको आपको उपयोग करना है। आप अगर इनको उपयोग नहीं करेंगे, इनको जारी नहीं करेंगे, तो आपका इस बार एग्जाम रुक सकता है। देखिए वो क्या है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा ई प्रवेश पत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं। वो ये है, जैसा हम आपको बता रहे हैं, इसमें पहला है कि ई प्रवेश पत्र की सावधानीपूर्वक जांच करें तथा कोई विसंगति होने पर तत्काल ईमेल आईडी uscspupsc@nic.in के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग को सूचित करें। मतलब आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिए, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है, जैसा आपने भरा था, अगर वैसा नहीं है, कोई मिस्टेक आ रही है, तो आप तत्काल ही आप इस ईमेल आईडी पर मेल करिए, वो आपका अभी सुधार हो जाएगा। फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के साथ समस्त पत्र व्यवहार में अपने नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन आईडी तथा परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख करें। जो हमने उसमें भरा है वो सही है या नहीं, हमारा नाम सही है कि नहीं सही है, हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये सारी चीज़ आपको देखनी है। अगर कोई मिस्टेक आती है तो आप उसके लिए यूपीएससी की जो ईमेल आईडी दे रखी है, आप इस पर मेल करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, देखिए, अगर परीक्षा हॉल में प्रत्येक सत्र में प्रवेश हेतु उम्मीदवार इस प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट वह मूल फोटो प्रमाण पत्र साथ लाए जिसका उल्लेख ई प्रवेश पत्र में किया गया है। मतलब वह फोटो जो आपने ई प्रवेश पत्र में लगाया है वह आपके पास होना चाहिए, और वह आईडी जो आपने प्रवेश पत्र में जब फॉर्म भरने से पहले लगाई थी, आपके फॉर्म भरते समय वो प्रवेश पत्र में अंकित है, तो वही आप लेके जाएं। चलिए, सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है इस वर्ष की परीक्षा में, तब तक आपको अपना ई प्रवेश पत्र संभाल कर रखना है अपने पास, ठीक है। ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट बात इसमें यह दे रखी है कि ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है या आयोग की नहीं, और यदि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रवेश पत्र का इस्तेमाल करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व तो आपका है कि आपने किसी प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली है, ठीक है। ये बात है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी जगह कोई और एग्जाम तो नहीं दे रहा, ठीक। उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विशेष रूप से अनुक्रमांक और परीक्षा पुस्तिका की सीरीज कोड के संबंध में विवरण कूटबद्ध करते या भरते समय हुई किसी प्रकार की चूक या त्रुटि, विसंगति या कोई गलती के मामले में उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपके जो क्वेश्चन सीरीज का पेपर आया है, अगर आप में जो हमारा ओएमआर शीट में उसका सीरीज नंबर भरते हैं, कोड भरते हैं, वो सही होना चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो फिर आपका ये ओएमआर जांचा नहीं जाएगा, आपका 1 साल खराब हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। कृपया नोट करें कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचे। मतलब जो उसमें टाइम दे रखा है उस टाइम से आपको आधा घंटा पहले पहुंचना है। अर्थात पूर्वाह्न सत्र के लिए प्रातः 9 बजे तथा अपराह्न सत्र के लिए यानी दोपहर के लिए 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप 2 बजे के बाद जाते हैं या 9 बजे के बाद जाते हैं तो फिर आपको प्रवेश कक्ष में आपका उस सेंटर पर आपको प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, इसलिए आपको पहले ही पहुंचना है। ठीक है, प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट बात इसमें यह है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पहचान के सत्यापन तथा फ्रिस्किंग हेतु परीक्षा स्थल पर पर्याप्त समय पहले पहुंचे। मतलब जब आप परीक्षा में जाएंगे तो आपको वो वेरिफिकेशन भी करेंगे कि आप वही उम्मीदवार हो जिसने आवेदन किया है, तो ये जांचने के लिए आपको उसमें टाइम लगेगा। इस वजह से बता रहे आपको पहले ही वहां पर पहुंचना होगा जो आपको टाइम दे रखा है। उम्मीदवारों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें उनके ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब जो आपका सेंटर है आपको वही एग्जाम देना है, किसी और पर आपको एग्जाम देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, कृपया परीक्षा नोटिस में उपलब्ध परीक्षा नियमावली में दिए गए परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश को पढ़ें। अब परीक्षा में कौन कौन से अनुदेश रखे हैं जिसमें परीक्षा में प्रवेश कर सकें, जो हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अनंतिम है, ठीक है, आप ही उसके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। उम्मीदवार के पास परीक्षा के समय मोबाइल फोन यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में भी नहीं चलेगा। मतलब फोन आपके पास किसी भी हालत में ना हो, ना तो स्विच और ना तो ऑन मोड में। पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस अथवा पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि जैसे कोई भी स्टोरेज मीडिया अथवा चालू या स्विच ऑफ मोड में कैमरा अथवा ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण अथवा संबंधित एक्सेसरीज नहीं होना चाहिए जिनका संचार उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जैसे कि किसी चीज का कम्युनिकेशन हो सके, संचार हो सके, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए आपके पास। ना ही फोन हो, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, घड़ी आपकी स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीजों को ध्यान में देना है। और अगर आपके इसके साथ पाए जाते तो आपको परीक्षा आपकी रद्द हो सकती है, आपको भविष्य के लिए बैन किया जा सकता है। आगे देखिए, इन अनुदेशों का किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर संबंधित उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य की परीक्षाओं से विवर्जन भी शामिल है। मतलब आपको भविष्य के लिए रोका भी जा सकता है। फिर आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप 3 साल से 4 साल से मेहनत करते चले जा रहे हैं, फिर आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना है। उम्मीदवारों को परीक्षा कक्षों हाल के अंदर सामान्य या साधारण कलाई घड़ियों का उपयोग करने की अनुमति है। मतलब घड़ी नॉर्मल हो, साधारण हो, स्मार्ट वॉच नहीं चलेगी, ठीक है। हालांकि किसी भी विशेष सहायक उपकरण से सुसज्जित घड़ियों का उपयोग जो संचारू उपकरण या स्मार्ट घड़ियों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है पूर्णतः वर्जित है। मतलब किसी भी तरह की स्मार्ट घड़ी नहीं चलेगी, नॉर्मल घड़ी, साधारण घड़ी ही आप पहन के जा सकते हैं अपना टाइम देखने के लिए। ये नहीं कि आप हीरो बन के जाओ वहां पर, घड़ी पहनिए आप अपनी नॉर्मल, केवल आपका टाइम बताए, ये नहीं कि टाइम के साथ कुछ और भी बताए, वो घड़ी नहीं चलेगी। देखिए आगे, उम्मीदवारों को ऐसी घड़ियों को परीक्षा कक्षों या हॉलों में ले जाने की अनुमति नहीं है, नहीं तो आप बैन हो जाओगे। अगली गाइडेंस है, देखिए, उम्मीदवारों को किसी भी बैगेज, लगेज, कीमती सामान, महंगा सामान, मोबाइल फोन, स्मार्ट या डिजिटल घड़ियों, अन्य IT गैजेट, किताबों आदि के साथ परीक्षा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आपको कोई भी बुक लेके नहीं जाना, कोई फोन लेके नहीं जाना, कोई भी स्मार्ट घड़ी लेके नहीं जाना, कोई कीमती सामान लेके नहीं जाना, ठीक है। इसका UPSC ने साफ साफ मना किया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिबंधित सामान न लाएं, क्योंकि परीक्षा स्थल पर्यवेक्षक इन वस्तुओं को परीक्षा स्थल पर रखने का कोई प्रबंध नहीं करेगा। ये ध्यान रखें, अगर आप ये लेके जाते हो तो आपके वहां रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, आप स्वयं ही आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, आप उसके स्वयं ही जिम्मेदार हैं, आयोग नहीं है। आगे देखिए, यदि कोई उम्मीदवार ऐसी कोई प्रतिबंधित वस्तु लाता है तो वह उसे परीक्षा स्थल के बाहर रखने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी और इस संबंध में किसी भी हानि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब अगर आप कोई सामान, कीमती सामान लेके जाते हैं, परीक्षा स्थल में रखने को मना कर रखा है, अगर आप उसे कहीं बाहर रखते हैं, अगर वो चोरी हो जाता है या कोई नुकसान होता है तो उसके लिए आपकी UPSC जिम्मेदार नहीं है, आपको स्वतः ही उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए,
उम्मीदवारों को अपने साथ केवल ई प्रवेश पत्र का प्रिंट, केवल ई एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, पहचान प्रमाण पत्र, स्वयं की फोटो की प्रतियां जो भी लागू हो और ई प्रवेश पत्र के निर्देशों में निर्दिष्ट कोई अन्य सामान ही परीक्षा स्थल पर ले जाने की अनुमति होगी। जो यूपीएससी ने बताया है कि आपको ये लेके जाना है तो आप केवल वही लेके जा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ लेके नहीं जा सकते। आपके पास एक ब्लैक पेन होना चाहिए जो आपका ओ मार्कशीट भरने के लिए होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए, आपका ई प्रवेश पत्र, ई एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड हो, जो मतलब जो भी आपने आईडी भरी हो आपके पास वो होना चाहिए। ये बात उसने कही है। परीक्षा स्थल के अंदर कोई भी अन्य सामान ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर नकारात्मक अंकन, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की, ध्यान रखना। तो बिल्कुल भी आप अपना माइंड इस तरह प्रिपेयर करिए कि मुझे नेगेटिव मार्किंग से बचना है ना। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी बीमारी है, आपके आते हुए स्कोर को ये कम कर देती है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। काले बॉल पॉइंट पेन से अंकित उत्तरों के अलावा अन्य उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आपको ओमार शीट में जब आपको गोले भरने होंगे तो वो आपको काले पेन से ही करने होंगे। अगर आपने काले पेन के अलावा कोई अन्य पेन यूज किया तो वो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, आपका आंसर वो गलत माना जाएगा। जिस उम्मीदवार के ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है, मतलब उस पर फोटो नहीं दिख रहा, आपका चेहरा उस पर साफ नहीं आ रहा, या फोटो पर उसका नाम नहीं आ रहा, या फोटो की तारीख अंकित नहीं है, तो उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक सत्र हेतु पासपोर्ट आकार की 2 फोटो चाहिए, उसके नाम और फोटो की तारीख सहित के साथ एक फोटो प्रमाण पत्र तथा एक परिवचन के लेकर आना होगा, तभी आपको प्रवेश पत्र के साथ साथ आपको अंदर आने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उम्मीदवार कृपया सुनिश्चित करें कि उनके ई प्रवेश पत्र पर नाम, फोटो और QR कोड जैसे सभी विवरण सही हैं। किसी भी विसंगति के मामले में वे इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश संख्या 1 में बताए गए अनुसार संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी ई एडमिट कार्ड है, आपका उसमें नाम, आपका उसमें QR कोड, आपका फोटो अगर सही है तो सही है, अगर नहीं है, कोई मिस्टेक हो तो आप यूपीएससी की ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, वहां से उसका समाधान आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है। इसलिए आप लोग जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखिए ये सारी चीज उसमें है या नहीं है। और जो आप अनुदेश पढ़ रहे हैं, निर्देश पढ़ रहे हैं, आप इनको सही से फॉलो करिए। आप इनको फॉलो कर करके ही एग्जाम सेंटर पर जाएं, अन्यथा आपका साल बर्बाद हो सकता है, जिसका जिम्मेदार आप स्वयं में यूपीएससी नहीं है। नेक्स्ट देखिए। जिन उम्मीदवारों ने अपने स्वयं के स्क्राइब, लेखक सहायक का विकल्प चुना है, वे यह नोट करें कि उनके स्क्राइब को परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब ऐसे स्क्राइब के लिए अलग से ई प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर आंखों से नहीं देख पाता, लिखने में सक्षम नहीं है, तो उनकी सहायता के लिए हम अपना स्क्राइब चुनते हैं, मतलब लेखक सहायक चुनते हैं जो हमारे लिखने की हेल्प करता है। तो उसके लिए एक अलग से एडमिट कार्ड होना चाहिए, तभी उसको उसमें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, जैसे कि आंखों से कोई अंधे हो गया, दोनों हाथ नहीं है, या कोई और चीज, मतलब जिससे वो लिख नहीं सकता, तो इसके लिए हमें एक लेखक सहायक चाहिए, और उस लेखक सहायक के लिए आपकी यूपीएससी उसके लिए एक एडमिट कार्ड जारी करती है, जो वही व्यक्ति जाके सहायता करेगा उसकी। देखिए, पात्र उम्मीदवारों का ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पहले अपने परीक्षा केंद्रों पर जाकर इसकी पुष्टि कर लें। मतलब आप, जैसे आपका सेंटर दूर है, आप उससे परिचित नहीं है, तो आपको 1-2 दिन पहले जाकर के आपको पता करना चाहिए कि हमारा सेंटर ये वही है या नहीं। इससे आप माइंडली थोड़े प्रिपेयर हो सकेंगे कि हमारा सेंटर कहां पर है, और आप वहां पर टाइम से पहुंच जाएंगे, आपको कोई बाधा नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कहा है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट अंतिम है इसका। यदि किसी उम्मीदवार ने अपना नाम परिवर्तित किया है तो उसे परीक्षा केंद्र पर सिविल सेवा परीक्षा 2025 के प्रत्येक सत्र में सरकार द्वारा जारी फोटो प्रमाण पत्र जिसमें बदले हुए नाम में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे परीक्षा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब जैसे आपने नाम चेंज करवा रखा है, उसी नाम का, जो आपने नाम चेंज करवा रखा है, उसी नाम का आपके पास कोई आधार कार्ड हो, कोई ऐसी आईडी हो जो सरकार ने जारी की हो, उसके अनुसार ही आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, अन्यथा आपको एग्जाम देने से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये रहे आपके कुछ गाइडेंस जो हमने आपको बता दिए, जो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये तो हमारे निर्देश रहे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, अब हमारे पास जो यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करने के लिए हमारे पास मात्र 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। आप इन्हीं दिनों में एक ऐसा प्रयास करिए, ऐसा एफर्ट लगाइए कि इस बार आपका ये साल खराब ना हो, और आप भी इस बार मेंस लिखें, इंटरव्यू जाएं, और आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकें। तो उसके लिए देखिए, अभी तक जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा या जिन्होंने पढ़ा है उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो आप नंदिनी आईएएस के साथ जुड़ करके इस पर CSET के 2011 से लेकर के
जितने भी हमने पेपर कराए हैं आप उन पेपरों को 4 से 5 बार करके जाइए, आपका 100% सीसेट पास होगा। सीसेट की फिर आपको कोई भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आएगी, गारंटी से होगा आपका पास। अगर आपने उसको पेपर को समझा है, सही से आपको एनालाइज किया है तो अवश्य होगा। अब बात बची हमारे जीएस पेपर फर्स्ट की, उसके लिए हमारी कुछ आपकी क्लासें मिलेंगी, सर की भी क्लासें मिलेंगी, जो आपको उनको एग्जाम जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार देखे जाइए तो आपका एग्जाम रुक ही नहीं सकता, 100% आपका पास होगा। तो दोस्तों अब जो लोगों ने 3 से 4 दिन युद्ध में खराब कर दिए, मतलब वो पढ़ नहीं रहे थे, बोल रहे थे अब युद्ध हो रहा है कि मिसाइल गिरने वाली है, यहाँ गिरने वाली है, वहाँ गिर रही है, बॉर्डर वाले जिले हो गए, वहाँ दिक्कत हो रही थी, तो देखिए अभी भी हमारा युद्ध समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है, जो समय में हमारे जो 2-3 दिन खराब हो उनका हम कवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान रखिए अपना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।